Hi everyone, welcome to another video of our PYQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एंड दीज सेशंस आर फ्री फॉर एवरीवन। अभी तक हमने क्या कवर किया है लास्ट के कुछ वीडियोज़ में? क्लाइमेटोलॉजी फ्रॉम 1979 से 2024 तक, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो अभी तक अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी का वो सेक्शन नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट, बिकॉज इट विल चेंज योर परसेप्शन अबाउट PYQ एंड हाउ मैजिकल PYQs आर। इन सीरीज़ का हमारा उद्देश्य ये है कि जो आपका बेस लाइन है ना 70 to 80 मार्क्स का प्रीलिम्स में, उससे +40 मार्क्स इंक्रीज़ कराना है। तो इसका प्लान क्या है? प्लान ये है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में मुझे आपके +8 मार्क्स इंक्रीज़ कराने हैं। दैट्स इट। +8 मार्क्स इंक्रीज़ कैसे होंगे? 4 क्वेश्चंस सही करने हैं जो बाकी लोग गलत करेंगे। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ आवर जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1979। तो इसमें पूछ रहा है कि रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी नो कि रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक मेज़र होता है, बट नाउ अब रिक्टर स्केल हमारे पेपर में आ गया है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि जो भी इससे रिलेटेड और स्केल्स हैं, जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड और स्केल्स हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी इकट्ठी करें। तो रिक्टर स्केल जो है वो एम्पलीट्यूड मेजर करता है और ये लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है कि लेट से अगर किसी ने बोला कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है और 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो 4 वाले और 5 वाले में 10x का फ़र्क होगा, 10 गुने का फ़र्क होगा। दिस इज़ वाई दिस इज़ ए लॉगरिथमिक स्केल। दूसरा होता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जो कि एनर्जी को मेज़र करता है। ये भी एक लॉगरिथमिक स्केल है। तो रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड अपने लॉगरिथमिक स्केल हो गए, और एक स्केल होता है मर्कली, जो कि विजुअल डैमेज को देखता है कि लेट से कहीं पे भूकंप आया, वहाँ पे किस प्रकार के डैमेज हुए हैं, उसको मेज़र करने के लिए हम मर्कली स्केल का यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है कि लेट से कहीं भूकंप आया बट वहाँ पे कोई सेटलमेंट्स नहीं है तो वहाँ डैमेज ही नहीं होगा, या कहीं पे भूकंप आया और आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत स्टेबल हैं तो वहाँ पे भी डैमेज नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि जो मर्कली स्केल है वो एक्चुअल पिक्चर देता है कि आपके डैमेज कितना हुआ है। तो इसलिए इस तरह के 3 स्केल हमको यूज़ लगते हैं जब हम अर्थक्वेक की प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 1980। तो इसमें पूछ रहा है कि इन विच टाइप ऑफ रॉक्स फॉसिल्स आर मोर एबंडेंटली फाउंड। तो कह रहा है कि कितने तरह के रॉक्स होते हैं और उसमें फॉसिल होता है या नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, नन ऑफ दीज। अच्छा, तो फॉसिल्स कहाँ होंगे? फॉसिल्स होते हैं जहाँ पे वनस्पति यानी कि आपका फ्लोरा फौना होता है। ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे इस तरह से होते हैं, तब जाके वो फॉसिल्स बनते हैं। तो जो इग्नियस रॉक होते हैं ये सीधा लावा और मैग्मा से निकला हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं कि कोई जीव जंतु टिक पाए। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो इग्नियस पे जब और टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तब जाके वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो अगर इग्नियस में नहीं है तो मेटामॉर्फिक में भी नहीं होंगे। राइट, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो तीसरा ऑप्शन बचता है अपना सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं कि किसी प्रोसेस के थ्रू ये लेयर बाय लेयर बनते हैं, तो इनमें बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ पे कोई जीव जंतु या फ्लोरा फौना आ जाए, तो इनमें फॉसिल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रॉक साइकिल है। इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि जैसे मैग्मा था, उससे अपना इग्नियस रॉक बना, फिर इग्नियस रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर लगा दोगे तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा। तो इसलिए कि अगर इसमें ये जीव जंतु नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो इसमें भी नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट जो अपना सेडिमेंट्री रॉक है वो जब सेडिमेंट्स बनता है, फिर डिपोजिशन होता है, उसके बाद जाके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, तो इसमें फॉसिल्स का मिलना पॉसिबल है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक। उसके बाद 1980s में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ इस्थमस। बोला कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है बॉर्डर्ड बोथ साइड बाय वाटर कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड। तो ये देखो, ये मान लो आपका लैंड है, ये दूसरा लैंड है, यहाँ पे पूरा वाटर है। ठीक है, तो इस नैरो स्ट्रिप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थमस। ठीक है, उसी से रिलेटेड इसका एक छोटा भाई होता है स्ट्रेट। लेट से यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडी है, और इसके बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो ये हो गया स्ट्रेट।
बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे अपना स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, जो कि बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। सुएज कनाल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेट, ठीक है। सो 1980s। उसके बाद 1980 का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखो, इट इज़ पार्ट ऑफ ओशन, इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो अगर कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोल रहा है तो इट इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है, अगर आप वेस्टर्न घाट पे देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट का जो अपना ये इंडियन लैंड मास है वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में टूट के गिर गया है, तो ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, बट इट इज़ सबमर्ज्ड इन द सी। सो ऑप्शन डी आप पढ़ो, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट इज सबमर्ज्ड रिलेटिवली सैलो सी। तो अगर यहाँ पे ये देखो, अगर मैप में भी देखोगे थोड़ा सा वाइट होता है ये मैप में, और इधर पूरा ब्लू होता है, तो जो ब्लू होता है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, और जो शैलो होता है, मतलब जो वाइट होता है वो थोड़ा शैलो होता है। तो दिस इज व्हाट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बट इट इज़ रिलेटिवली शैलो एंड सबमर्ज इन द सी, ठीक है। उसके बाद 1980 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। 1981, द अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन, मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ रॉक। अच्छा, सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जब यूपीएससी अगर नेक्स्ट ईयर पूछे और पूछ ले कि हाउ मेनी रीजन्स होंगे, तो इसमें ऑल 4 आप लगा सकते हो, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड जब सी में होता है तब भी अर्थक्वेक आता है, क्या पता साइक्लोन से भी आता हो, विच वी डोंट नो फ्रैंकली। बट जब 1981 में ये सवाल पूछा गया तो इन्होंने बिगर अम्ब्रेला चूज किया कि मतलब मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब भूकंप आने के सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि अर्थ के पार्ट्स में मूवमेंट हुई है, उसको ये लोग भूकंप कह रहे हैं। तो दिस इज द बिगर अम्ब्रेला, जो कि इस केस में ट्रू होगा, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट दीज 3 आर ऑल्सो द रीजन फॉर द अर्थक्वेक, ठीक है। ओके, 1981 हो गया। 1982 क्वेश्चन आ रहा है कि जनरली स्पीकिंग ऑल द रॉक्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स सच एज, ठीक है, ये हमें पता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि अपने पास 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अच्छा देखो, ये सीधा रिपीट हो गया ना। अगर आपको यहाँ रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा था, मतलब पूछा गया था, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होता कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक 3 तरीके के रॉक होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे। इस तरह से आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होने लगेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, थीम बाय थीम, यू विल सी द मैजिक ऑफ PYQ, ठीक है। ओके, तो ऑल द रॉक्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इग्नियस तो प्राइमरी रॉक्स हैं, उनके एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, बट एक छोटे एग्जाम्पल और फेमस एग्जाम्पल जो हैं, जैसे लाइमस्टोन जो है अपना, वो सेडिमेंट्री रॉक है। अगर इसमें आप हीट अप्लाई करते हो तो मार्बल बनता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन लाइमस्टोन एंड मार्बल। एक छोटी सी चीज़ है, एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये कभी भी आ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, 1982 का सेकेंड क्वेश्चन, द कंक्लूजन दैट एशिया एंड अफ्रीका हैड अ सिंगल लैंड मास प्रोवाइडेड बाई, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से प्रूफ जो हैं वो ये प्रूव करते हैं कि जो एशिया और अफ्रीका है वो बहुत पहले एक ही कॉन्टिनेंट था। तो अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आप देखोगे कि जो सबसे पहले अपना पैंजिया और पैंथालासा करके 2 चीज़ थे, फिर बाद में जब पैंजिया ब्रेक हुआ तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड करके 2 मेजर चंक्स बने, और जो इंडिया है वो अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, और लॉरेशिया से बाकी उधर एशिया और यूरोप के बाकी कॉन्टिनेंट बने। तो इसमें कह रहा है कि एशिया और अफ्रीका जो है वो एक ही सिंगल लैंड मास था, ये कैसे प्रूव होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए, द डेजर्ट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, हाँ बिल्कुल डेजर्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सिमिलरिटी इन द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, तो अगर आप अफ्रीका के इस पार्ट में देखोगे और एशिया के इनसाइड वाले पार्ट में देखोगे, मतलब वो अरेबियन प्लेटू वाला, तो वहाँ के बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको सेम दिखते हैं, बिकॉज दे वर वंस कनेक्टेड। फाइंडिंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ फॉसिल्स, ऑफ कोर्स अगर सेम लैंड मास पे लेट से डायनासोर रहे होंगे तो जो फॉसिल उनका एशिया में मिलेगा वही सेम फॉसिल उनका अफ्रीका में भी मिलेगा। तो इस तरह से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सबको बोल सकते हो कि आप कनेक्टेड थे, एक बार तो कभी ना कभी कनेक्टेड थे ही। सो दिस इज़ क्वेश्चंस। अब नए में क्या कर सकता है, ये चारों को
एक साथ बोल दे, ओनली 2, ओनली 3 करके बोल दे, तो आपको ओनली 4 लगाना है क्योंकि चारों रीजन सही हैं। दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत बेसिक चीज़ है जो कि एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइम पढ़ाई जाती है, ठीक है। 1983, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। अच्छा, डेल्टाज कैसे बनते हैं? लेट से आपकी यहाँ से रिवर आ रही हैं, ये बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑल द वेस्टर्न घाट में उतने अच्छे डेल्टा नहीं बनते क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। बिकॉज क्यों है ये आप रीज़न कमेंट में करके बताओ कि अपना जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे इतने अच्छे डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं होते, ईस्टर्न घाट पे क्यों होते हैं। तो ईस्टर्न घाट पे बात करते हैं। ईस्टर्न घाट पे जो ये मैदानों से, पहाड़ों से सेडिमेंट्स लेके नदियाँ आती हैं, यहाँ जो समुद्र के थोड़ा सा पहले इकट्ठा हो जाता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, तो डेल्टा बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे काम कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा कि जो सी में है वो बहुत बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, टाइड्स आ रही हैं, तो ये जितने सेडिमेंट्स हैं सब बहा के डीप सी में ले जाएंगे, तो ये डेल्टा बनना बंद हो जाएगा। तो इसलिए काम विंड हाँ चाहिए होगा, शेल्टर्ड कोस्ट हाँ चाहिए होगा, नो लार्ज रेक्स इन द रिवर कोर्स। तो क्या होगा, लेट से अगर आपकी रिवर आ रही है, अगर यहाँ पे बीच में बड़ी सी लेक मिल गई तो जो सारा सेडिमेंट होगा ना वो लेक में ही बैठ जाएगा, तो डेल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेंट्स एंड टाइड्स, तो दिस इज द नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मिंग ऑफ डेल्टा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो 1983 डन। उसके बाद ये मैचिंग द कॉलम क्वेश्चन आया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टिनेंट के मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज दूंगा। तो उसमें पूछ रहा है कि मैच द कॉलम्स, मैग्नीशियम अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लाइट रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर, स्मॉल पेनिनसुला, ठीक है। तो पेनिनसुला आपको पता होगा कि जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है, जैसे अपना इंडिया है, यहाँ पे इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो अगर बोल रहा है कि स्मॉल पेनिनसुला है तो स्मॉल पेनिनसुला को बिल भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट इवन इफ़ यू डोंट नो दिस और आपने बस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रखा है तब भी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, तो ऐसे मान लो कि जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ये आपकी ओसनिक क्रस्ट हो गई। तो कॉन्टिनेंटल में सियाल होता है, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल अल है तो इसमें भी अल है, ऐसे आप याद कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में ना ये सियाल और सीमा में आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि सियाल था यार कि सीमा था, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता सोचने का। यू हैव टू नो द शॉर्टकट्स और अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है कि कॉन्टिनेंटल के एंड में एल है तो इसमें सियाल होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्टिनेंटल में सियाल हो गया तो यहाँ पे सीमा होगा, और यहाँ पे सीमा होगा तो जो अपना मेंटल है ना उसमें भी सीमा होगा, क्योंकि ये मेंटल से ही निकल के तो ओशनिक क्रस्ट बनते हैं। ये अगर आप जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो अपने ये मिड ओशनिक रीजेस के आसपास जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग बनती है दैट इज़ फ्रॉम मेंटल, क्योंकि मेंटल से जो हमारा मैग्मा या लावा निकल के आता है वो यहाँ पे बनता है। तो जो मेंटल में सीमा होगा वही सीमा बह के यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें सीमा, यहाँ पे सियाल। नाउ इफ़ यू नो दिस इन्फॉर्मेशन आप बना सकते हो। तो मैग्नीशियम कह रहा है तो ये सीमा मैग्नीशियम तो सीधा सीधा मैच कर रहा है, तो ए आपका 2 हो गया। फिर बोल रहा है अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये अपर लेयर हो गया, तो ये मेंटल से ही बनता है, ठीक है। तो दिस इज, आप इसको बी को 1 से मैच कर दोगे, स्मॉल पेनिनसुला को हमने बिल से मैच कर दिया है, और लाइट रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर, तो जो ये लाइट रॉक्स बनेंगे लिथोस्फीयर वो अपने सियाल होगा उसमें, ठीक है। तो अब इसको देखो लाइट क्यों बोल रहा है, क्या होता है कि जो सीमा है ना वो भारी होता है सियाल से, इसीलिए आप देखो कि जब 2 प्लेट्स मिलती हैं, अगर ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जो ओशनिक प्लेट है वो अंदर चली जाती है, क्योंकि ओशनिक प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट जो है वो सीमा से बनी हुई है, और सीमा भारी होता है, तो जो भारी होगा वो अंदर चला जाएगा। तो इसलिए जो लाइट होता है वो अपना सियाल है और सीमा जो है वो भारी है। तो इस तरह की एब्सोल्यूट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद शॉर्टकट्स आपको होनी चाहिए, तभी आप जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो इस पूरी सीरीज का ये मकसद है कि आप जो है क्वेश्चंस तो सॉल्व करो ही करो, उसके ट्रिक्स भी समझो और उसमें जो शॉर्टकट्स हैं वो भी बनाओ, और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बहुत मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1986, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉन्टिनेंट्स आर जस्ट लाइक मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। वी ऑल नो दिस फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से अभी तक कम से कम 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। सो यू ऑलरेडी नो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें देखो कि 2010 के बाद से 2023 तक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, बट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया, बट द थीम रिमेन्स द सेम, ओके।
सो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है, अगर आप इनको फिट करोगे तो यहाँ फिट हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ फिट हो जाएगी, तो इसलिए इनको ऐसे बोलते हैं कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं, वो जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ोगे उसमें आपको ये बेसिक्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 1986, एक्सट्रूजिव रॉक्स आर फॉर्म्स ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक एक्सट्रूजिव जो कि बाहर बनता है अर्थ के सरफेस के बाहर, एक इंट्रूजिव, जैसे कि आपका लावा यहाँ से निकला और उसमें इतना फोर्स नहीं था कि बाहर तक जा पाए, तो ये अंदर ही बहुत सारे शेप्स बनाने लगता है। उन शेप्स के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो इसमें इसके नाम ऐसे होते हैं, लोकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वो बेसिक्स याद करने पड़ेंगे। सो आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ योर होमवर्क, जो भी मैं इस वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि विदाउट दैट दिस सीरीज विल मीन नथिंग, ठीक है। आपको जो भी डिस्कस हो रहा है PYQs के थ्रू, अगर आप बस वही डिस्कस मतलब वही अपने नोट्स में ऐड करके रिवाइज कर लोगे, यू विल बी डन विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रूजिव इंट्रूजिव रॉक्स आर फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। उसके बाद आया था 1986 में प्यूमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी न्यू वर्ड, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मैंने ना कहीं देखा था। तो ये बस एक फैक्चुअल चीज़ है कि जो वॉल्केनिक रॉक होते हैं जब वो सरफेस पे बनते हैं ना, तो उनमें गैस ट्रैप हो जाती हैं, और जब बाद में वो गैस निकलती हैं तो उनमें होल हो जाता है, मतलब उन रॉक्स में। और रॉक्स में जब होल होता है तो बहुत हॉलो हो जाते हैं, और कभी कभी वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर पे भी, तो उनको जो है प्यूमाइस बोला जाता है। बट अगेन दिस इज़ वेरी फैक्चुअल एंड हमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं था, ओके। और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि इग्नियस रॉक दो तरीके के होते हैं, और ऊपर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। 1987, ब्रह्मपुत्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो अगर ड्रेनेज आपको पूछ लिया तो आपको जो वेरियस ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, जैसे रेडियल डैमेज पैटर्न हो गया, और भी ऐसे डेंड्राइटिक डैमेज ड्रेनेज पैटर्न हो गया, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र रिवर को देखोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे चाइना से चलती है, फिर यहाँ अपना ये कौन सा पर्वत है, इसका आप नाम बताओ कमेंट में कि कहाँ पे ये मुड़ती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपी PCS UPSC में बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे अपना मुड़ती है, और उसके बाद आगे चल के ये उसमें बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये पूछ रहा है कि किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न है। तो ब्रह्मपुत्र इज़ अ एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जो भी रिवर का कोर्स था वो बहुत समय के लिए सेम ही रहा। इट डजेंट मैटर कि उसके रास्ते में कौन सी ऑब्स्टेकल आए, द रिवर नेवर लेफ्ट इट कोर्स, ठीक है। ये हमेशा उसी पाथ पे चलती रही जिस पाथ पे ये ओरिजिनली थी। क्योंकि बहुत सारी रिवर्स क्या होती है, लेट से उन्होंने कुछ ऑब्स्टेकल फेस कर लिया तो अपना रास्ता बदल देती हैं, बट ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ एंटीसीडेंट रिवर विच नेवर लॉस्ट इट्स अ पाथ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। और भी जो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं आप एक बार उनके बारे में देख लो, ऑल्दो थोड़े से पुराने टाइप के क्वेश्चन हैं, बट वी नेवर नो कि ये कब रिपीट हो जाए, ठीक है। 1987 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ए कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या है, और ये डिस्कस हो रहे हैं अब जो आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं ना। NCERT में एक चैप्टर है आपका वेरियस लैंड फॉर्म्स, तो उसमें रिवर के जो लैंड फॉर्म्स हैं, ग्लेशियर के जो लैंड फॉर्म्स हैं, एयर के जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो थोड़े से पढ़ने ज़रूरी होते हैं कि उनके फीचर्स क्या हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के बनते हैं, वो डिपोजिशनल हैं या इरोजनल हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि जो कोस्ट लाइन सबमर्जेंस हो जाते हैं, तो ये मुझे डायरेक्टली याद था NCERT से, तो ये होते हैं रिया कोस्ट। सो रिया कोस्ट क्या होते हैं कि जो रिवर वैली होती हैं, नाउ दे आर सबमर्ज्ड। तो लेट से आपका ये प्यारा भारत है और यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, इनकी ये वैलीज़ हैं, ठीक है। बट एक टाइम बाद क्या होगा कि जो सी है उसका लेवल बढ़ गया, कुछ भी आ गया, और ये सारी जो वैलीज़ हैं वो सबमर्ज हो गई, तो अब उसको रिया कोस्ट बोलेंगे। और अगर सेम ग्लेशिएटेड वैली है, ठीक है, कि वैली तो दो तरीके से बन सकती हैं कि एक तो लेट से अपना पानी यहाँ से बह रहा है, और ऐसा हो सकता है कि जब हमारा ग्लेशियल युग था ना, जब हिम युग था, मतलब जब बहुत सारे ग्लेशियर ही ग्लेशियर थे पूरे अर्थ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी ग्लेशियर वैलीज़ भी बनी थी। तो जब ग्लेशियर वैलीज सबमर्ज होती हैं तो उनको फिजॉर्ड बोलते हैं, ठीक है।
फिजॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें क्यों ऐड करा रहा हूँ, क्योंकि जो फिजॉर्ड है ना, एक बार मेंस 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है, मेंस में पूछा गया है। दिस इज़ वेरी हाईली लाइकली कि ये प्रीलिम्स में उठा के दोबारा पूछ ले कि फिजॉर्ड बताओ क्या है, ये डिपोजिशनल है कि इरोजनल है, और ये किसकी वजह से बनता है। फिजॉर्ड जो है वो अपना इरोजनल लैंड फॉर्म है, ठीक है। अब जब फिजॉर्ड्स मतलब ग्लेशियल वैलीज चलती हैं और यहाँ पे ये इरोजन की वजह से वैलीज बन जाती हैं, और जब सी लेवल राइज करता है वो वैलीज सबमर्ज हो जाती हैं, फिजॉर्ड्स के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। 1987 का नेक्स्ट क्वेश्चन, सीज्मिक वेव्स दैट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ आर नोन एज, ठीक है। तो एस और पी वेव का मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। ऐसे होती है एस वेव, क्योंकि अगर एस वेव ऐसा है ना, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो ऐसे बन जाएगा, तो मतलब एस वेव ऐसे ऐसे चलती है। अब ऐसे ऐसे चलती है मतलब कि ये जो मूवमेंट ऑफ वेव है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे और वेव जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो पार्टिकल का मूवमेंट इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि ऐसा है, उसको उल्टा कर दो और ये परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगा। अगर ये आपको पता चल गया तो पी वेव आप उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में उसको फिट कर सकते हो। और जो एस वेव है वो सेकेंडरी होती है, तो सेकेंडरी है तो ये सारे सोर्स में नहीं चल पाएगी, तो इसलिए इसमें पूछा गया कि सीज्मिक वेव दैट डायरेक्ट परपेंडिकुलर, मतलब जो वाइब्रेट करती हैं परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन ए वेरी सिंपल, ट्रैवल थ्रू द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ ओनली। ये 2023 में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एस और पी वेव के कंपैरिजन में पूछा गया था, ठीक है। सो अब एक दूसरा थीम निकल के आ गया कि ये इंपॉर्टेंट है। 1989, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन, आल्प्स, रॉकी, वोस्गेस, एंडीज। एंड दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड वाज एग्जैक्टली रिपीटेड इन 2024। उसमें ऐसे बना के दिया हुआ था, यहाँ पे आपके माउंटेन थे, यहाँ पे आपके कंट्री थी, यहाँ पे ये था कि ब्लॉक है या आपका ये एक ब्लॉक माउंटेन होता है और दूसरा होता है फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। और ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4 करके था, और ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था क्योंकि उस समय मैं ये सॉल्व करके नहीं गया था। दिस इज़ द मैजिक ऑफ PYQ, दिस इज़ वेयर वी फेल। आपने अगर ये क्वेश्चन किया होता, अगर आपको इन पर्वत के बारे में पता होता ये किस तरह के हैं, आपको हल्का सा भी आइडिया होता ना, आप वो क्वेश्चन सही करके आते। एंड दैट इज़ दोज क्वेश्चंस दैट मेक ऑल द डिफरेंस। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से भी सिलेक्शन रुकता है। सो मेक श्योर कि यू फिनिश दिस सीरीज एंड यू डू नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो एंड एनी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बीइंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है कि जो द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन, जो आल्प्स है, जो रॉकी है, जो एंडीज है, ये तीनों जो हैं वो फोल्डेड माउंटेन है, इंक्लूडिंग आवर हिमालयंस, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब प्लेट आपस में भिड़ती हैं और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होता है दे बिकम द फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। अपना हिमालयन भी वैसे ही फॉर्म हुआ है। तो जो अपना आल्प्स है वो कहाँ पे है, यूरोप में, स्विट्जरलैंड में भी है, बहुत सारी और कंट्रीज़ में है। इसके लोकेशन एक बार जाके ज़रूर देखना। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज जो हैं अपना साउथ अमेरिका में, वो पेरू चिली वाला जो रीजन है ना, रॉकी जो होगा अपना ये यूएस वाला रीजन, ठीक है। जो वोस्गेस है दिस इज़ द ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि लेट से ऐसे अपनी 2 प्लेट हैं इस तरह से, और ये बीच में से इधर उधर चली गई, थोड़ा सा इनमें क्या होता है इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हॉस्ट कहलाता है, इसको हॉस्ट बोलते हैं। ये आपका हो गया ग्रैबन और ये हो गया आपके ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स में अगर आप देखोगे तो बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, मतलब बहुत शार्प ही होता है। बट अगर आप फोल्ड माउंटेन में देखोगे तो जेंटल स्लोप होता है, बट ब्लॉक माउंटेन्स में बहुत शार्प स्लोप होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक माउंटेन एंड फोल्डेड माउंटेन। सो एक बार ब्लॉक माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन के बीच के डिफरेंस भी आपको अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन आवर फ्यूचर एग्जाम्स, ठीक है। 1990 एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर्स फॉर्म बाय डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। ये ग्लेशियल एक्शन से फॉर्म होते हैं। तो अब देख रहे हो आप कि जो अपने लैंड फॉर्म से हैं उनसे पिछले 10 साल में ही कम से कम 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, और अर्थक्वेक में अर्थ वेव से पूछ लिया है, माउंटेन के टाइप से पूछ लिया है। तो आपका ना यहाँ से थीम निकल के आ रही है। सो मेक श्योर यू ऑलवेज पे अटेंशन टू द थीम्स, ठीक है। सो एस्कर्स एंड ड्रमलिन्स आर फीचर ऑफ ग्लेशियल एक्शन, ओके। 1990 में कैल्डेरा इज द फीचर एसोसिएटेड विथ volcano, we all know this, direct from NCERT, okay. Next question, 1990
द मेच्योरिटी ऑफ ए रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो वी शेप्ड वैली है ना, वो यंग स्टेज में भी फॉर्म होती है, वो मेच्योर स्टेज में भी फॉर्म होती है, और वो ओल्ड स्टेज में भी फॉर्म होती है। अगर आप एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें 3 स्टेज ऑफ रिवर्स दी हुई हैं। पहली आपकी यंग, दूसरी मेच्योर, तीसरी ओल्ड एज। तो जो मिएंडर वगैरह हैं, अच्छा लेट्स से मिएंडर के बारे में अगर बात करो आप, तो मिएंडर जो है वो मेच्योर में भी फॉर्म होता है, मिएंडर जो है वो ओल्ड स्टेज में भी फॉर्म होता है। सो इस क्वेश्चन का ना कोई करेक्ट आंसर नहीं है, बट यूपीएससी ने वी शेप्ड वैली दिया हुआ है क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो यंग स्टेज है उसमें जो वी शेप्ड वैली बनती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, बहुत यंग होती है, बहुत नैरो बनती हैं, क्योंकि पानी का स्पीड बहुत तेज होता है। ओके, और वो क्या करता है कि बहुत शॉर्ट स्पेस में ही निकल जाता है। बट जब ये मेच्योर होती हैं तो वी शेप्ड वैलीज जो होती हैं वो मोर विजिबल होती हैं। सो मे बी टेकिंग दैट एज ए क्लू, इन्होंने सिर्फ वी शेप्ड वैली को ही आंसर मान लिया था। ठीक है, सो हमने 1990 तक डिस्कस कर लिया। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, सो आई विल बी स्टॉपिंग हियर, बट आई विल बी डिस्कसिंग 1990 से लेके 2000 तक के सारे क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, डोंट मिस आउट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, नीचे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं एटलीस्ट 1-2 के आंसर कर दो, अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो। अगर आप आंसर करोगे ना तो आपका अटेंशन स्पैम और बढ़ेगा। उसके बाद क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी यूट्यूब को सिग्नल जाएगा कि यू आर सीरियस अबाउट PYQ। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब आपके पीछे पड़ जाएगा एंड यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान क्या है, पहले हम जियोग्राफी पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमी पे जाएंगे, उसके बाद हम पॉलिटी पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या कराना है, फिर साइंस टेक और इन्वायरमेंट के भी पूरे प्लान हैं अपने पास। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस, डू अ लाइक, एंड मैं कुछ ही देर में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे, सो स्टे कनेक्टेड। Thank you for watching till the end and see you in the next one. Stay consistent and let's crack this exam. Thank you.